डियर स्टूडेंट्स, आज की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और पॉलिटिकल थॉट राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आज का हमारा नया टॉपिक एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने पहली बार राजनीति विज्ञान में अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग किया। पहली बार उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। पहली बार अरस्तु ने ही तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए यूनान के 158 नगर राज्यों के संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये एरिस्टोटल या अरस्तु ही था जिसे मैक्सी जैसे आधुनिक विद्वान ने राजनीति विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक के तौर पर देखने का काम किया है या फिर प्रयास किया है। आज हम लोग एरिस्टोटल का एक इंट्रोडक्टरी क्लास एक परिचय जो एरिस्टोटल या अरस्तु के साथ है और जो हमारे सिलेबस के पाठ्यक्रम में है उसको लेकर चलेंगे। एक बार मैं कहता हूं आप सभी से कि ये क्लास, ये जो सेशन है वो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम सिलेबस बेस्ड है और आप सभी जानते हैं और आपको जानना चाहिए कि यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ बेस्ड सिलेबस से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली झारखंड में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जेट की परीक्षा होने वाली है, और उधर बिहार तो अनाउंस कर ही दिया है कि नेट की जगह पे अब बिहार में बेट जैसी एग्जामिनेशन होगी। तो अब बिहार में, झारखंड में या देश के किसी भी राज्य में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपने विषय में, जिस विषय में आपने मास्टर डिग्री लिया है और या तो जेट बेट या नेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल है, पढ़ा सकते हैं। उसी सेशन में आज हम लोग पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत एरिस्टोटल की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज मैं केवल अरस्तु के संबंध में विस्तार पूर्वक उनके जीवन और उनके राजनीतिक दर्शन से जुड़े विचारों पर ही बात करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से जो हमारी एप्लीकेशन पर चलेगी वो पब्लिक नहीं होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग परिचय पर बात करेंगे। परिचय भी ऐसा लगेगा ना कि आप एरिस्टोटल के बारे में 50% जान गए। यहां पर भी मैं महत्वपूर्ण बातों का उजागर करूंगा अरस्तु के संबंध में, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया है, क्लास 1 है, एरिस्टोटल है, एक परिचय के तौर पर हम लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए आते हैं और सीधे हम लोग परिचय ही करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल का परिचय, हम लोग परिचय के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, पहले इस पर एक बार बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और हम लोगों को पढ़ना क्या है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, अरस्तु एरिस्टोटल, ये हम लोगों को पढ़ना है। एरिस्टोटल, इसका मैं टेन्यूर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। यह है 384 यानी कि 384 बीसी से 322 बीसी इनका है, ठीक है। 384 है, ये हो गया। अब हम लोग इसके परिचय पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, पहले सारे कंटेंट तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद हर कंटेंट पर महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, इसके बाद देखेंगे
अरस्तु की प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट क्रिएशंस ऑफ अरस्तु, जैसे कि अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति, जिस तरह हमने प्लेटो में देखा था ना, अध्ययन पद्धति, अध्ययन पद्धति। इसके बाद हम लोग देखेंगे अरस्तु के राजनीतिक चिंतन का आधार, अरस्तु के राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन का आधार क्या था, किन आधारों पर उनका चिंतन टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लेटो की आलोचना से, जिस तरह हमने पहले भी चर्चा किया है, प्लेटो की आलोचना, आलोचना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव प्रकृति और राज्य पर विचार, मानव प्रकृति एवं राज्य पर अरस्तु का विचार। इसके बाद आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोग का कंटेंट होगा जो मैंने तैयार किया है, शासनों का वर्गीकरण, शासनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि प्लेटो ने किया था, अरस्तु ने भी किया है। उसके बाद देखेंगे विधि का शासन, विधि का शासन प्लेटो का भी था, प्लेटो का उप आदर्श राज्य का आधार विधि का शासन ही था, उस पर अरस्तु ने भी महत्वपूर्ण विचार दिया है। परिवार, संपत्ति और दास, परिवार, संपत्ति और दास यानी कि गुलाम, दास पर अरस्तु के महत्वपूर्ण विचार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग न्याय का सिद्धांत, 10 नंबर में न्याय का सिद्धांत, ये सारे कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रांति के कारण, क्रांति के कारण और उसके समाधान, और उसके समाधान के उपाय, समाधान के उपाय, ठीक है। 12 नंबर में हम लोग देखेंगे हमारा अगला कंटेंट जो मैंने तैयार किया है वो है आपका नागरिकता संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार अरस्तु के, ठीक है। उसके बाद है 13 में मिश्रित संविधान पर अरस्तु का विचार, मिश्रित संविधान जैसा प्लेटो ने दिया था, मिश्रित संविधान का विचार, अरस्तु ने मिश्रित संविधान पर भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिया है। उसके बाद 14 में देखेंगे अरस्तु के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह टोटल आपका 14, टोटल कितना कंटेंट हो गया? टोटल 14 कंटेंट हमने तैयार किया है अरस्तु को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इन 14 कंटेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग अपना परिचय वाला क्लास शुरू करते हैं और कल से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज उन महत्वपूर्ण चीजों पर
संक्षिप्त रूप में अवश्य सब कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि परिचय के तौर पर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि जैसा कि आधुनिक युग में पहली बार मैकियावेली ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया, उसी तरह पहली बार यही काम अरस्तू ने किया। तो दो चीजें सामने आती है, एक कि चाहे वह राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर अरस्तू हो या आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर मैकियावेली हो, इन दोनों में एक समानता क्या है कि दोनों ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से, नैतिक पक्ष, नैतिक पहलुओं से अलग किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने पहले ही कहा कि अरस्तू को राजनीतिक वैज्ञानिक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनुभव मूलक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने यूनान के 158 नगर राज्यों के संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सच पूछा जाए तो ऐसा माना जाता है कि महानतम यूनान के दार्शनिक डेमोक्रेटस को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड की व्याख्या व्यवस्थित ढंग से करने वाला पहला राजनीतिक चिंतक अरस्तू या अरिस्टोटल को ही माना जाता है। अगर देखा जाए तो जहां प्लेटो आदर्शवादी दिखाई देते हैं, वहीं अरस्तू एक व्यवहारवादी के तौर पर, एक वास्तविकतावादी के तौर पर हमारे सामने आते हैं। अरस्तू का जन्म मैंने यहाँ लिखा ही है, देखिए 384 ईसा पूर्व में एक जगह में हुआ था, इसका नाम था स्टेगीरा। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है ना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। और ये स्टेगीरा कहाँ है पता है? ये इजियन समुद्र के तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य था। अरस्तू के पिता थे निकोमार्कस, जो मैकेडोनिया के राजा एमिनटास के दरबार में एक डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे। अरस्तू के जीवन परिचय से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विश्व विजयी सिकंदर, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, वो उस सिकंदर का गुरु अरिस्टोटल अरस्तू को बनाया गया था। लेकिन अरस्तू की चिंतन की धारा अलग दिशा में जा रही थी और सिकंदर, अलेक्जेंडर की विचारधारा तो विश्व, दुनिया को जीत लेने की थी। लेकिन दुनिया को जीत लेने में अरस्तू की कोई रुचि नहीं थी। अरस्तू तो केवल यूनान के नगर राज्यों में उत्पन्न समस्याएं और चुनौतियों का तत्कालिक समाधान ढूंढने के प्रयास में लगा हुआ था। इसी समय एक घटना क्या घटती है कि जिसे कि हमने बताया है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो द्वारा एथेंस में स्थापित जो एकेडमी था, उस एकेडमी का मस्तिष्क प्लेटो अरस्तू को मानता था। लेकिन प्लेटो की मौत के बाद जब अरस्तू को लगा कि वह एकेडमी का उत्तराधिकारी नहीं है, तो लास्ट में उन्होंने लाइसियम नामक एक स्कूल की स्थापना की। एक उनके जीवन परिचय से जुड़ा हुआ ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो बार बार एग्जाम में आता है, और वो ये है कि एक बार अरस्तू के एक मित्र था कैलिस्थनीज, जिन्होंने सिकंदर को निरंकुश कह दिया। यानी कि कैलिस्थनीज ने सिकंदर पर निरंकुश होने का आरोप लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? उसे मौत की सजा मिली। यही बात अरस्तू की भी होने वाली थी, लेकिन किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा हो। अंततः आप पढ़ेंगे कि मैकेडोनियन के खिलाफ एक जन विद्रोह भी हुआ, जिसमें अरस्तू का नाम आ गया। लेकिन अंततः अरस्तू एथेंस छोड़ दिया और अपना समय यूबिया के चाइल्सिस नामक एक छोटे से कस्बे में बिताया। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है
तो ये परिचय है। उसके बाद अरस्तु की रचनाओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अरस्तु की रचनाओं पर आज पूरा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण डिस्कस आज कर लेंगे। अरस्तु की प्रमुख रचना तो पॉलिटिक्स है, हमने बताया है। अरस्तु की रचना जो पॉलिटिक्स है ना, वो लगभग 8 भाग में बटा हुआ है, और 8 भाग में या 8 अध्याय में अरस्तु ने अलग अलग चीजों का वर्णन किया। जैसे कि पहला भाग में उन्होंने राज्य की प्रकृति और दासता का उल्लेख किया है। उसी तरह 7वें भाग में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। 8वें भाग में आदर्श राज्य संविधान, उसके वर्गीकरण, समस्या और समाधानों को प्रस्तुत किया है। अरस्तु द्वारा रचित महानतम रचना पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। 8 में अलग अलग व्याख्याएं अरस्तु ने प्रस्तुत की है। इसके अलावे अरस्तु ने लगभग 150 किताबों की रचना की थी। 150 लेकिन इनमें से अधिकांश जो रचनाएं हैं अरस्तु की, वो अरस्तु द्वारा दिए गए लेक्चर्स पर आधारित है। जो लेक्चर्स या व्याख्यान अरस्तु ने अपने द्वारा स्थापित लाइसियम में दिए थे, बाद में उन्हीं को किताबों का रूप दे दिया गया। वैसे अरस्तु की अन्य रचनाओं में पॉलिटिक्स के अलावे ऑन जस्टिस, ऑन द पोइट्स, ऑन द साइंस, ऑन द स्पीसीज एंड जीन्स, उसके बाद लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, एथिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स, ऑन रेटोरिक एंड पॉलिटिक्स, इतनी प्रमुख रचनाएं याद रखना पड़ेगा। और आगे चलकर कुछ अलग अलग चीजें भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया अरस्तु की प्रमुख रचनाएं। उसके बाद आते हैं अध्ययन पद्धति में। जिस तरह प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी, मुख्य तौर पर निगमनात्मक, सामान्य से विशेष की ओर, क्योंकि प्लेटो नीति शास्त्र पर बल दिया। लेकिन इसके विपरीत अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर आगमन पद्धति को अपनाया, जो विशेष से सामान्य की ओर जाने की बात करता है। इसके अलावा अरस्तु ने पहली बार अनुभव मूलक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला विचारक था, ठीक है। उसके चिंतन का आधार वैज्ञानिक था और उसकी शैली आगमनात्मक थी, जो स्वयं अपने आप में एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऐसी कौन सी बातें थी जो अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के आधार माने जा सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर देखिएगा तो प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र या फिर आचार शास्त्र आदर्शवाद पर टिका हुआ था। लेकिन उसी तरह अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो वैज्ञानिक पद्धतियों पर टिका हुआ है। और अरस्तु का मानना था कि भौतिक हो, जीव विज्ञान हो, ऋतु विज्ञान हो, प्राकृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य हो, इन सभी पर अरस्तु ने अपने विचार दिए। लेकिन प्लेटो का राजनीतिक विचार नीति शास्त्र और आदर्श जीवन पर ही सीमित रहा, जबकि व्यापक स्तर पर अरस्तु ने अपने विचारों का आधार बनाया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस यानी कि सर्वोच्च ज्ञान, मैटर साइंस कहा है। उसने राजनीति शास्त्र को मास्टर ऑफ आर्ट भी कहा है। और वो कहता है कि जिस तरह राज्य अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है, उसी तरह एक विषय वस्तु के तौर पर पॉलिटिकल साइंस भी मास्टर है, यानी कि उसका कोई अंतिम छोर नहीं है। जिस तरह सभी समुदाय अंततः राज्य में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसी तरह अन्य विषय अंतिम रूप से राजनीति विज्ञान में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु के लिए राज्य भी साध्य था और राजनीति विज्ञान भी साध्य था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। प्लेटो की आलोचना उसने किया। हमने पहले ही कहा कि प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो के स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद पर जो विचार दिए गए थे, उसकी आलोचना प्लेटो ने की थी और इसका वर्णन हमने
पिछले क्लास में भी किया था। इसके बाद है मानव प्रकृति एवं राज्य। ठीक है, यानी कि मानव प्रकृति, सबसे पहले इसे माना जाता है कि मानव प्रकृति का उल्लेख किसने किया था? मैकियावेली ने, आधुनिक युग में पहली बार। ये प्राचीन काल में मानव प्रकृति का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया। ठीक है, जहां तक मानव प्रकृति का सवाल है तो अरस्तु मानता था कि राज्य एक ऐसा उच्चतम या शीर्षतम स्थान है जहां मानव की सारी आवश्यकताएं अंतिम रूप से पूर्ति हो सकती है। वो कहता है कि राज्य अपने आप में एक स्वाभाविक संगठन है। ठीक है, उनका कहना था कि सभी संगठन स्वभाव से राजनीतिक संगठन होते हैं। अरस्तु मानता है कि सभी संगठन अपने नेचर, अपने चरित्र से एक राजनीतिक संगठन ही होते हैं और एक साथ यात्रा करते हैं क्योंकि उससे कुछ लाभ होता है। उन्होंने राज्य को कृत्रिम या बनावटी मानने के बजाय स्वाभाविक रूप माना और राज्य के बारे में वही दृष्टिकोण दिया जो प्लेटो दिया था, यानी कि राज्य का स्वायत्त सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अरस्तु ने यह दिखाने का प्रयास किया कि नैतिकता के सहारे अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वो पशुओं से भी, जानवरों से भी गया गुजरा है। अरस्तु द पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया, जैसे कि प्लेटो ने किया है ना, कि सबसे पहले उत्पादक वर्ग आएगा, फिर सैनिक वर्ग आएगा और अंत में विवेक के प्रतिनिधि दार्शनिक राजा आएंगे। लेकिन अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति और उसके स्वरूप पर एक अलग ढंग से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। आज तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है शासनों का वर्गीकरण। क्या है? शासनों का वर्ग। प्लेटो ने किया क्या था? प्लेटो ने भी शासनों का वर्गीकरण किया था, अरस्तु ने भी किया। अगर सच पूछा जाए तो दो ही प्रकार हैं। अरस्तु ने दो प्रकार के शासनों का वर्गीकरण किया। पहला सवाल उठाया कि क्या शासन एक व्यक्ति चलाता है, और दूसरा सवाल उठाया क्या वहां का शासक सामान्य कोटि का है या भ्रष्ट कोटि का। ये दोनों आधारों पर अरस्तु ने अपने शासन के वर्गीकरण के विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति का सामान्य रूप से शासन है तो राजतंत्र है, यही भ्रष्ट होकर क्या बन जाएगा? निरंकुश तंत्र बन जाएगा। उसके बाद इने गुने मुट्ठी भर के लोगों का सामान्य अच्छा शासन क्या होगा? अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र। लेकिन ये भी भ्रष्ट हो जाए तो ये बन जाएगा गूढ़ तंत्र। बहुत सारे लोगों का सामान्य शासन बहुतंत्र होगा और भ्रष्ट होके लोकतंत्र बन जाएगा। तो एक बात साफ हो गई, प्लेटो और अरस्तु दोनों के लिए लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट शासन था। इस पर डिटेल अरस्तु के विचारों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगर हम प्लेटो की तुलना अरस्तु से यहाँ कर दें तो एक बात साफ हो जाती है कि प्लेटो ने भी विधि के शासन को अपनी अंतिम रचना द लॉज में दिखाया और उसी विधि की सर्वोच्चता के आधार पर उन्होंने उप आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। उसी तरह अरस्तु ने भी विधि के शासन पर अपना विचार दिया है। लेकिन आज जो हम विधि के शासन का अर्थ लगाते हैं, जो ब्रिटेन में है ना विधि का शासन, इसकी सबसे शानदार व्याख्या एवी डाइसी ने किया था। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो दिया है, विधि का समक्ष समानता ना, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये विधि के शासन को ही दिखाता है। लेकिन अरस्तु ने विधि के शासन को जिस रूप में लिया वो अलग था। अरस्तु ने विधि के शासन को जिस रूप में लिया वो बिल्कुल अलग था। वो क्या था? वो कहता है कि विधि का शासन का अर्थ है सरकार किसी प्रचलित कानून से बंधी नहीं होती। हम लोग क्या बोलते हैं कि विधि के शासन में सरकार कानून से बंधी होती है। लेकिन अरस्तु बोल रहा था कि विधि के शासन का मतलब होता है कि सरकार किसी कानून से बंधी नहीं होती।
यहाँ पर अरस्तु ने यह दिखाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का चरित्र परंपराओं से जुड़ी है और परंपराएं अस्थाई परमानेंट होती है, कानून परमानेंट नहीं होता। इसलिए राजा का चरित्र इंपॉर्टेंट है, कानून नहीं। कानून तो बदले जा सकते हैं लेकिन शासक का चरित्र नहीं बदलता। तो व्यक्ति की परंपरागत रूढ़ी, परंपराएं और चरित्र को कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का काम, महत्व देने का काम अरस्तु ने किया। इसके बाद है आपका परिवार, संपत्ति और दास। अगर प्लेटो से तुलना कीजिएगा तो प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवादी विचार को केवल दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग यानी कि संरक्षक वर्ग के लिए किया, उत्पादक वर्ग को उससे अलग कर दिया। लेकिन अरस्तु के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। अरस्तु हालांकि एक परिवार में ना बच्चे, पुरुष और दास सबको शामिल करता है, लेकिन वह स्त्रियों और दासों को, ठीक है, नागरिक नहीं मानता, स्वतंत्र जन नहीं मानता। वह दासों की तुलना संपत्ति के रूप में करता है। यानी कि दासता को पहली बार अरस्तु ने स्वाभाविक बताया। उन्होंने दासता के विचार को तार्किक रूप से, लॉजिकली साबित करने के लिए यह तर्क दिया कि स्वतंत्र जन यानी कि स्वामी मस्तिष्क से अपने सारे कार्य निपटाता है, उन्हें शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए अवसर न मिले, इसलिए यह काम दासों को करना चाहिए। यानी कि दासों को बौद्धिक क्षमता से विहीन मानने का काम अरस्तु ने किया था। सच पूछा जाए तो दो नाम मैं लेता हूं, बाद में डिटेल चर्चा होगी। एक नाम था एटिफोन और एक नाम था एल्सिडेमस। जैसे ग्रीक सोफिस्टों के इस बात का अरस्तु ने खंडन किया कि दास प्रथा अनुचित है। यानी कि दो सोफिस्ट दार्शनिक थे जिन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी, अनुचित और अनैतिक बताया था। वो दोनों सोफिस्ट कौन कौन थे? एटिफोन और एल्सिडेमस। लेकिन इनके विचारों को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसके बाद है न्याय का सिद्धांत। ठीक है, न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ने क्या तर्क दिया? इसको बोलते हैं हम लोग प्रक्रियात्मक न्याय। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। उसकी प्रक्रियात्मक न्याय विधायी शक्ति और वितरणात्मक न्याय जो है ना, वो आपका किससे? दंड व्यवस्था, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। अरस्तु की न्याय व्यवस्था का मूल मंत्र, फॉर्मूला यह था कि सभी के साथ एक समान नहीं, समान के साथ समान, असमान के साथ असमान। यानी कि दास का दंड ज्यादा कठोर होगा और स्वतंत्र जन, नागरिक का दंड एक ही अपराध के लिए कम होगा। इस तरह के भेदभाव की बात अरस्तु ने अपने न्याय के दृष्टिकोण में करने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद है क्रांति के कारण। क्रांति के कारण, समाधान के उपाय। अरस्तु ने क्रांति पर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है अपनी रचना पॉलिटिक्स में। देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु दोनों के सामने एक ही समस्या थी कि किसी भी तरह यूनान के नगर राज्यों में जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। लेकिन दोनों ने यूनान के नगर राज्यों की चुनौतियों और समस्याओं का ऐसा कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया जो भविष्य की योजना की तरह हो। इन्होंने केवल तत्कालीन चुनौतियों और समस्याओं का समाधान ढूंढने का ही प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि बिल ड्यूरा ने अपनी रचना द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि एथेंस के लोकतंत्र से उत्पन्न उपद्रव और विनाश के अनुभव के कारण अरस्तु सच्चे दिल से रूढ़िवादी बन गया। अंततः एक विद्यार्थी की तरह उसके मन में व्यवस्था, सुरक्षा एवं शांति की अभिलाषा थी। उसे लगा कि
कि यह समय राजनीति में विलक्षण एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने के लिए नहीं है। यह बिल डेवरा का विचार अरस्तु के बारे में है। अरस्तु ने क्रांति के कई कारण बताए हैं, सामान्य कारण, विशेष कारण। उन्होंने कहा है कि सबके मन में समानता की भाव होती है, जो क्रांति का पहला कारण बनता है। उन्होंने क्रांति को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि केवल क्रांति उसे नहीं कहते कि लोग विद्रोह कर देते हैं। उसने तर्क दिया कि संविधान का बदल जाना, संविधान में संशोधन होना, सत्ता का परिवर्तन होना, शासक का बदल जाना, सब क्रांति है। सभी को क्रांति की श्रेणी में अरस्तु ने रखने का प्रयास किया और क्रांति के समाधानों के उपायों की चर्चा की। वैसे तो अरस्तु ने क्रांति के कारणों को 3 श्रेणी में रखा था। ठीक है, पहला था कि लोकतंत्र में कैसे क्रांति होगी। वो कहता है कि जब स्वार्थी नेताओं की ओर से संपन्न वर्गों के हितों के लिए खतरा पैदा होता है तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्रांति हो जाती है। फिर वो कहता है कि गुटतंत्र में क्रांति, जब सत्ता का दायरा सिमटने लगता है लोगों तक, गुटतंत्र में, तो वहां क्रांति हो जाती है। फिर वो कहता है कि जब जनसाधारण के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है और शासक वर्ग के बीच गहरे मतभेद पैदा हो जाते हैं तो कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र में क्रांति हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्रांतियों के समाधान और उपाय के बारे में अरस्तु ने व्यापक विचार प्रस्तुत किया है। वो कहता है कि अन्याय की अनुभूति का निराकरण क्रांति का पहला उपाय है। डिटेल चर्चा आगे की क्लास में मैं करूंगा। उसके बाद है नागरिकता संबंधी अरस्तु के विचार, नागरिकता संबंधी अरस्तु के विचार। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत नागरिकता को अपने राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु बनाया। यानी कि प्लेटो ने नागरिकता को अपने राजनीतिक विचार का केंद्र बिंदु नहीं बनाया, लेकिन अरस्तु ने बनाया। राजनीतिक पद की प्राप्ति प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों में एक स्वाभाविक रुझान थी। इसके तरफ गंभीरता से अरस्तु ने विचार किया। अरस्तु ने राज्य को नागरिकों की सामूहिक संस्था बताया था। नागरिक किसको बोलता है? अरस्तु कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र जन हो और राज्य की विधायी, कार्यपालिका और परामर्शदायी एडवाइजरी कार्य में सक्रिय भाग लेता हो, वो नागरिक है। इसी आधार पर अरस्तु ने दासों को, स्त्रियों को, साहूकारों को और व्यापारियों को नागरिक नहीं माना, नागरिक नहीं माना। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिश्रित संविधान पर अरस्तु के विचार। प्लेटो ने भी विचार दिया था ना। प्लेटो के मिश्रित संविधान में क्या था? राजतंत्र, लोकतंत्र और एक क्या था? अभिजात तंत्र। अरस्तु ने भी मिश्रित संविधान के संबंध में ना द डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन, स्वर्णिम माध्यमान का सिद्धांत दिया, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्णिम माध्यमान, डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। और कहां से है? मिश्रित संविधान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था? अगर हम देखें कि प्लेटो अरस्तु के विचारों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि प्लेटो का विचार था कि राजतंत्र लोकतंत्र का मिश्रण होना चाहिए। यानी कि राजतंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण प्लेटो के लिए महत्वपूर्ण था ताकि न्यायपूर्ण कानून पर आधारित हो। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने अभिजात या कुलीन तंत्र और लोकतंत्र को मिला दिया अपने मिश्रित संविधान में। कहा कि कुलीन तंत्र योग्यता का परिचायक है और लोकतंत्र आम लोगों की सहमति। अगर दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो वह मिश्रित संविधान बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है अरस्तु के राजनीतिक विचारों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। अगर देखा जाए
तो इसमें अरस्तु के विचारों पर जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण विभिन्न आधुनिक विद्वानों ने अपनाया है, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना। डर्निंग ने कहा कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की शुरुआत अरस्तु से ही होती है। तो मैक्सी हो, डर्निंग हो, सेबाइन हो, इन सभी के दृष्टिकोणों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इस क्लास से जितने भी जुड़े हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी का मैं एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और कल से ना हम लोग एकदम डिटेल जीवन परिचय सारे कंटेंट पर डिटेल चर्चा करना शुरू करेंगे। थैंक यू। ये क्लास कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट की प्रतीक्षा हमें रहेगी। ठीक है, थैंक यू।